हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटअप। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 के कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसका कोड है 165, उसका सैंपल पेपर जो 2025 बोर्ड के लिए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in ने दिया है। मतलब ये सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया सैंपल पेपर है और मिनिमम ये आपको करके जाना होता है। हालांकि सैंपल पेपर बहुत सारे करके जाने होते हैं, लेकिन मिनिमम ये जरूर करके जाना होता है क्योंकि ये आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स और क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम में उसके बारे में आपको बताता है। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे पूरे के पूरे सैंपल पेपर को इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या बेसिकली हमारे सैंपल पेपर का कंटेंट है और आपके एग्जाम में भी बिल्कुल इसी को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो सबसे पहली बात कि सारा का जो क्वेश्चन होगा वो 50 मार्क्स का होगा और आपको जो टाइम दिया जाएगा वो होगा 2 आवर्स का, राइट। इंस्ट्रक्शंस ये है कि टोटल 5 सेक्शंस हैं आपके ए से लेके ई तक, यानी ए बी सी डी ई। ये देखिए ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी और ई, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस दिए हुए, मतलब दिस और करके आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप चुन सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस करने ही करने हैं। सेक्शन ए के पास 12 टोटल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि इसकी टोटल वेटेज 12 मार्क्स की होगी। वैसे ही बी के पास 7 क्वेश्चंस हैं शॉर्ट आंसर के, ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन यानी कि 14 मार्क्स का। वैसे ही 4 क्वेश्चन सेक्शन सी के पास है शॉर्ट आंसर्स के, ठीक है, जो 3 मार्क का ईच क्वेश्चन होगा। वैसे ही सेक्शन डी में एक क्वेश्चन और सेक्शन ई में 2 क्वेश्चन है। सेक्शन डी में एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा और सेक्शन ई का जो क्वेश्चन होगा वो भी दोनों के दोनों 4 मार्क्स के ही होंगे। तो इस तरीके से टोटल मार्किंग आपकी कितनी हो जाएगी? 50 मार्क्स की हो जाएगी। नाउ आफ्टर सेक्शन ए, सेक्शन बी इज देयर। सेक्शन बी देखते हैं क्या होता है। अब जो है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म हो चुका है, सब्जेक्टिव वाला स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखिए ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो सेक्शन बी का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मिसिका अ क्लास 10 स्टूडेंट वांट्स टू यूज अ सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर यूज करना चाहती है वो, बट डज नॉट वांट टू पे फॉर इट। देखिए बेसिकली क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है, ठीक है, 2 तरह का होता है। अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करें बहुत तरह का होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए 2 तरह का होता है। एक होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है फ्री सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, जैसे मैंने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया और मैं उसका मालिक हूं, अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, पैसे मुझे देने पड़ेंगे, तो मैं आपको अलाउ करूंगा यूज करना। और एक होता है कि मैंने बना के फ्रीली छोड़ दिया कि भैया आप लोग यूज करो, कोई बात नहीं है। तो which type of software C can use? So obviously C will use which one? Free one, ठीक है। एग्जाम्पल में तो आप लोग को जो पढ़ाया जाता है वो कौन सा पढ़ाया जाता है, वो भी तो वही पढ़ाया जाता है, फ्री फ्री फ्री, है ना। लाइबर ऑफिस क्या एग्जाम्पल है फ्री सॉफ्टवेयर का, है ना, जिसमें आप कोई भी ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ओपन ऑफिस क्या एग्जाम्पल है, ओपन ऑफिस एग्जाम्पल है किसका, एक फ्री सॉफ्टवेयर का, ठीक है। स्काइपी भी क्या है, एक फ्री सॉफ्टवेयर है। लेकिन पता नहीं क्या सोच के जो है वो आपके सिलेबस को डिजाइन करने वाले ने लाइबर ऑफिस और ओपन ऑफिस दिया है। कहीं भी जाइएगा एक जगह भी मुझे दिखा दीजिएगा कि सर लाइबर ऑफिस यूज कर रहे हैं, ओपन ऑफिस यूज कर रहे हैं। अरे भाई साहब, एमएस वर्ड यूज, मतलब एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हर जगह हर मतलब कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, आपके कंप्यूटर में भी क्रैक ही सही, ठीक है, मिलता यही है। पढ़ाओ ना एमएस ऑफिस, क्यों पढ़ा रहे हो लाइबर ऑफिस और ओपन ऑफिस? झूठ मूठ का, मतलब एक ऐसी चीज पढ़ाओ जो आगे चल के बिल्कुल बेकार हो जाए, रद्दी हो जाए। ये है एजुकेशन सिस्टम हमारा, क्या कहे नहीं कहे। चलिए कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, जो दिया हुआ तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वही चीज मैंने लिखा हुआ है कि मिसिका, ये इसका आंसर है ना बच्चा, मैंने आंसर भी टाइप कर दिया है। मिसिका कैन यूज फ्रीवेयर, फ्रीवेयर मतलब फ्रीली अवेलेबल होता है, और या फ्री एंड ओपन सोर्स। देखो एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शॉर्ट फॉर्म होता है ओएसएस। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, और सॉफ्टवेयर बना के जो उसका सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड का मतलब क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके लिए कोडिंग लिखेंगे ना आप, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सोर्स कोड। तो किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया और सॉफ्टवेयर बना के उसका सोर्स कोड, मतलब सॉफ्टवेयर भी फ्री यूज करने के लिए दे दिया और उसकी कोडिंग भी आपको दे दी कि ये लो कोडिंग है, अगर आप इसमें कुछ और नया फीचर ऐड करना चाहते हो, इसमें कुछ और भी चेंजेस करना चाहते हो, आप अपने तरीके से कुछ नया इसमें बनाना चाहते हो, इसी सॉफ्टवेयर को और अच्छा बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो उसको हम लोग कहते हैं, एक होता है फ्री, फ्री मतलब ये यूज करना फ्री है, सोर्स कोड उसका अवेलेबल होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। और एक होता है फ्री एंड ओपन सोर्स, यानी कि फ्रीली अवेलेबल भी है और उसका कोड भी अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो उसको कोड को यूज करके उसको कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज करना मतलब अपनी सुविधा के अनुसार उसमें जो भी आप चेंजेस करना चाहो वो कर सकते हो।
A free software is one that can be used free of cost. बिल्कुल सही बात है. In addition, free and open source software is one which can be freely used. यानी freely use भी कर सकते हैं and the source code is also available. Example OpenOffice, LibreOffice, Skype भी एक free and open source software है. ठीक है. Now, next question, question number 14 क्या कहता है? 14 में देखिए, आप कहा था ना आपको शुरू में ही कि इंटरनल चॉइसेस दिए होंगे. क्वेश्चन नंबर 14 तो आपको करना ही करना है. ठीक है बच्चा. अब इसमें कि या तो ए करना है या तो क्या करना है, बी करना है. इन दोनों में से कोई एक आपको करना है. दोनों मत करके आ जाइएगा, मुझे तो दोनों आपको बताना पड़ेगा, लेकिन आप कोई एक करके आएंगे. क्या कहता है? राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन ई बैंकिंग एंड ई कॉमर्स. देखो नाम से कहिए बैंकिंग और कॉमर्स, ये दोनों नाम से ही क्लियर है. ई मतलब जो भी चीजें इंटरनेट पे की जाती हैं उसके आगे ई अपने आप लग जाता है. ठीक है. तो ई बैंकिंग का मतलब क्या हुआ भैया? तो ई बैंकिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट. यानी हम बैंकिंग कर रहे हैं, पैसा जमा करना, पैसा निकालना, ठीक है, या फिर किसी को जो है वो कोई डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, किसी भी तरह की बैंकिंग सर्विसेज को यूज कर रहे हैं हम. जैसे आजकल पेटीएम का यूज करके हम या फिर गूगल पे का यूज करके क्या करते हैं, पैसे ट्रांसफर कर देते हैं. ठीक है. या पैसे रिसीव भी कर लेते हैं क्यूआर कोड का यूज करके. दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ई बैंकिंग, है ना. और वैसे ही ई बैंकिंग सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? तो जो जिस बैंक का आपने सर्विस लिया हुआ है, लाइक एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, इसमें आप पेटीएम भी डाल सकते हैं कि भाई ई बैंकिंग हमको पेटीएम भी प्रोवाइड करता है, ई बैंकिंग हमको गूगल पे भी आजकल प्रोवाइड करता है. तो मतलब क्या, बहुत सारे सर्विसेज आ चुके हैं और जो बैंक वाले हैं वो भी तो प्रोवाइड करते ही करते हैं. दूसरा होता है ई कॉमर्स. मतलब जब आप बिजनेस करते हैं इंटरनेट पे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ई कॉमर्स. तो ई कॉमर्स रेफर्स टू द बिजनेस व्हिच इज डन यूजिंग इंटरनेट. जैसे फ्लिपकार्ट, Amazon, ये सब क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं. ठीक है. इवन जो भी आजकल एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जैसे मेरी ही वेबसाइट है, मैं उस पर अपने कोर्सेज बेचता हूँ. ठीक है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, जैसे कोडिटब आप लिख सकते हो यहाँ पे, कोडिटब, है ना. और बहुत सारे. तो ये सारे ई कॉमर्स सर्विसेज आर प्रोवाइडेड वेरियस कमर्शियल वेबसाइट्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, एटीसी. कोडिटब भी लिख लीजिएगा. नाउ ये पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया. दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज ई लर्निंग? बस वही बात है. ई लर्निंग मतलब जब आप पढ़ रहे हैं इंटरनेट से, अभी आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट से पढ़ रहे हो ना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ई लर्निंग. जब यूट्यूब पे वीडियो खोल के पढ़ते हो या कोई इंटरनेट पे कोर्स खरीदा है आपने, आपको जब पढ़ना होता है तो आप ऑनलाइन आते हो, फिर उसको पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ई लर्निंग. तो क्या है आंसर इसका? ई लर्निंग रेफर्स टू द लर्न यूजिंग वेरियस इंटरनेट बेस्ड लर्निंग मटेरियल. यानी इंटरनेट बेस्ड, इंटरनेट पे ऑडियो की मदद से, वीडियो की मदद से, पीडीएफ फाइल्स की मदद से जब आप पढ़ते हो तो उसको आप लोग क्या कहते हैं? ई लर्निंग कहते हैं. वेन लर्निंग इज डन यूजिंग इंटरनेट एंड वेरियस ऑनलाइन रिसोर्सेज. यानी कि जब लर्निंग की जाती है इंटरनेट का यूज करके और बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करके, दिस इज कॉल्ड ई लर्निंग. तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ई लर्निंग कहते हैं. तो वेरियस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आर देखिए यहाँ पे कोडिटब है, यूडमी है, गिग्स फॉर गिग्स है. ये सारे क्या है? वेरियस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप जाके इंटरनेट के माध्यम से भी लर्न कर सकते हो. राइट. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? देखो बेसिकली आपका सबसे ज्यादा जो दो पार्ट है ना, नेटवर्किंग और HTML, ये बहुत ही ज्यादा HTML और साथ साथ हम कह सकते हैं CSS भी इसमें देता है. ये बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मतलब पूरा क्वेश्चन इसी से कह सकते हैं. HTML बहुत अच्छा सेक्शन है इसमें. देखिए अब क्या इस क्वेश्चन में कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. और 4 क्वेश्चन है, चारों के जवाब देने हैं 2 नंबर का. यानी कि एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स यानी कि हाफ मार्क्स का, 1/2 मार्क्स का है. तो HTML फाइल हैज एक्सटेंशन .tml. नहीं भाई, फॉल्स है. क्यों? क्योंकि इसका एक्सटेंशन होता है .html, या HTML होगा या .html होगा. ठीक है, HTML फाइल का. दूसरा, रो स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू मेक अ सेल स्पैन मल्टीपल रोज. यस. देखिए रो स्पैन का मतलब क्या होता है कि किसी एक सेल को आप कितने रो का के बराबर वैल्यू देना चाहते हो. वैसे होता है कॉल स्पैन कि किसी एक सेल को आप कितने कॉलम के बराबर जो है वो क्या करना चाहते हो, वैल्यू देना चाहते हो. जैसे एग्जांपल में मैं मान लीजिए मैं आपको रो स्पैन की एग्जांपल एक दे दूं. ये रहा, ये ऐसे एक और ये ऐसे, मैं मान लीजिए ऐसे करता हूं, एक चीज बनाता हूं. ठीक है. मैंने यहाँ लिखा x, मैंने यहाँ लिखा y. ठीक है. मैंने यहाँ लिखा z, यहाँ लिखा a और यहाँ लिखा b. देखिए अब क्या, ये तो एक रो के बराबर है, यहां से यहां तक एक रो दिख रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं, ये एक रो के बराबर है. लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक रो ये था, है ना, एक रो ये है और एक रो ये है, 2 रो है ना. और इस 2 रो के बराबर इसने एक इस सेल ने 2 रो के बराबर जगह ले रखी है. इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? रो स्पैन यूज करते हैं. ठीक है. यानी कि जब रोज को हमको, मतलब एक किसी सेल को, ये एक सेल है ना, किसी एक सेल को मल्टीपल रोज के बराबर जगह देनी हो तो उसके लिए हम रो स्पैन यूज करते हैं. ठीक इसका उल्टा क्या होता है? कॉल स्पैन. कॉल स्पैन कैसे होता है? देखिए ये होता है कॉल स्पैन. मान लीजिए हम कहते हैं जेंडर, GENDER. ठीक है.
और इसके अंदर मान लीजिए मैं यहाँ कहता हूँ मेल और यहाँ कहता हूँ फीमेल, FEM, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने फिर लिखा मार्क्स, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, मार्क्स। तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये यहाँ पे अगर पार्टिकुलरली हम किसको देखें, सिर्फ इसको देखें, तो ये जेंडर जो है ये रो के बराबर नहीं है, ठीक है, रो के बराबर नहीं है। ये दो कॉलम्स मेल और फीमेल, इस कॉलम को और इस कॉलम को बराबर लेके है, तो इसलिए ये क्या है, दिस इज व्हाट कॉल स्पैन। तो रो मतलब जब रोज को कंबाइन करना होता है, कॉल स्पैन मतलब जब कॉलम को कंबाइन करना होता है ज्यादा पावर देने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रो स्पैन बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या यूज करते हैं, OL, ठीक है। ऑर्डर सॉरी ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या यूज करते हैं, UL। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइप क्रिएट्स अ बुलेटेड लिस्ट, बुलेट्स यूज होते हैं, बिल्कुल ऐसे बुलेट्स यूज होते हैं, बुलेट मतलब गोली नहीं, बंदूक की गोली नहीं, मतलब बुलेट लिस्ट मतलब ऐसे, ठीक है, स्टार ये सब यूज होते हैं, ये स्क्वाड यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है ये भी। HREF स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस, बिल्कुल हाइपर रेफरेंस मतलब जो लिंक होते हैं ना, HTTPS जैसे koditop.in, अगर मैं आप एक हाइपर लिंक की बात करूं तो मान लीजिए ये है https://koditop.in, ये क्या है, URL है, ये क्या है, ये एक URL है। और जब इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, मान लीजिए इसको मैंने अपने वेब पेज पे डाल दिया, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस वेब पेज से आप koditop पर चले जाएंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपर लिंक, ठीक है, हाइपर रेफरेंस HREF। तो ऑब्वियसली जो कह रहा है कि HREF स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस, ये भी क्या है, ये बिल्कुल ट्रू है। तो ये था 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 16 क्वेश्चन पे, क्या कहता है, योर बेस्ट फ्रेंड, अब आप देख लीजिए नाम कौन सा है, बताइएगा मुझे कमेंट में आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, ठीक है। तो योर बेस्ट फ्रेंड ईमेल्स यू एंड टेल्स यू दैट ही सी हैज क्रिएटेड अ वेब पेज ऑन एन इंटरनेट। ओ माय गॉड, देखिए आपके फ्रेंड ने जो है वो एक वेब पेज क्रिएट कर लिया है। नाउ यू वांट टू क्रिएट अ लिंक ऑन टू दिस वेब पेज फ्रॉम योर वेब पेज, मतलब एक आपका वेब पेज है ये है, और ये है आपके दोस्त का वेब पेज, आपके दोस्त ने बनाया, ये आपके फ्रेंड का है, ठीक है, और यहां पे ये आपका है ओन, ठीक है। अब यहां से बैठ के आपको ये वाला पेज कनेक्ट करना है, ठीक है, और पेज का ये दिया हुआ है, तो कहता है कि ये कैसे करिएगा, HTML कोड क्या होगा। तो देखिए कनेक्शन के लिए क्या होता है, AHREF इक्वल टू जो भी एड्रेस आपको देना था वो आप एड्रेस क्या कर देंगे, दे देंगे, ठीक है, यहां से डबल कुछ मत दीजिए, जो भी एड्रेस देना है वो एड्रेस आप दे देंगे, ठीक है। और क्या टेक्स्ट वहां डिस्प्ले होगा, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं क्लिक मी, ये डिस्प्ले होगा, और जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला लिंक क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, और /a से क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। तो जो मैंने आंसर दिया वही दिया है, देखिए यहाँ पे ये एंगुलर ब्रैकेट ओपन, ठीक है, और ये एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, और देखिए AHREF इक्वल टू मैंने यहाँ एड्रेस दिया हुआ, ठीक है। अब जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा, देखिए अगर आप छोटा छोटा देख पा रहे हो, लिखा हुआ HTTPS, ठीक है, www.children.com, ये सब दिया हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे तो वो वहां पहुंच जाएगा, या जब ये वेब पेज रन होगा तो वहां पे सिर्फ क्या लिखा हुआ आएगा, क्लिक मी, और उसके नीचे जो है वो अंडरलाइन होगा, क्लिक में लिखा हुआ आएगा, उसके नीचे अंडरलाइन होगा, जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये वाली वेबसाइट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दो पार्ट था, या तो ये वाला ए वाला पार्ट करना था या बी वाला पार्ट में ये दोनों क्वेश्चन करना था, आपकी मर्जी थी, आप दोनों में से क्या सेलेक्ट करेंगे, और में आपकी मर्जी चलती है। कहता है राइट HTML कोड टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ रेड कलर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्या होता है, H होता है, सॉरी HR होता है, तो HR का क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। लेकिन इसका कलर भी चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, कलर इक्वल टू जो भी कलर आपको डालना है, रेड ग्रीन ब्लू। तो एग्जाम में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रेड कलर ना, तो HR कलर इक्वल टू रेड, देखिए पहला वाला क्लियर हो गया। नेक्स्ट से कहता है राइट HTML कोड टू क्रिएट अ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए क्या होता है, P होता है, कर लिया पैराग्राफ क्रिएट, P और /P से पैराग्राफ बंद भी कर दिया। जनरेट अ पैराग्राफ हुज टेक्स्ट कलर इज ब्लू। तो आप इस पैराग्राफ के अंदर जितना भी आप टेक्स्ट कलर चाहते हो, ब्लू कलर चाहते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, फॉन्ट कलर होता है, फॉन्ट से रिलेटेड सेटिंग के लिए क्या करेंगे, फॉन्ट कलर यूज करते हैं, और फॉन्ट कलर क्या यूज कर लिया हमने, ब्लू यूज कर लिया। अब यहाँ पे जो भी आपको लिखना है लिखिए, और /फॉन्ट से क्या करते हैं, फॉन्ट को बंद कर दीजिए। तो देखिए P शुरू हुआ, P खत्म हुआ, फॉन्ट कलर ब्लू, फॉन्ट कलर ब्लू, बंद हुआ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर एप्लीकेशन। जब इसको रन करेंगे तो एक नए पैराग्राफ में कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो ब्लू कलर में लिखा हुआ आएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर व्हाट 16 का बी वाला पार्ट। तो आपको या तो ए करना था या तो आपको बी वाला पार्ट करना था। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, क्या कहता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML फॉर्म्स। देखो बच्चा HTML फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको गूगल फॉर्म दे दूं। आपने अपने स्कूल में भी या जहां भी आपने क्लासेस ऑनलाइन करी होंगी, गूगल फॉर्म लोग भरवाते हैं, क्यों, क्योंकि वो डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो डेटा कलेक्ट करने के लिए अब आपको फॉर्म बोले कि प्रिंट आउट लेके भेज देना, हम एंट्री करवाएंगे अपने यहाँ किसी आदमी को बिठा के, कितना बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। सिंपल से क्या करते हैं, गूगल फॉर्म डिजाइन करते हैं, नेम के आगे एक बॉक्स होता है, फादर्स नेम के आगे एक बॉक्स होता है,
ठीक है। उसी तरह से आपको क्या क्वालिफिकेशन है उसका एक बॉक्स होता है, एड्रेस क्या है उसका एक बॉक्स होता है, रोल नंबर क्या है उसका एक बॉक्स होता है, सारे बॉक्स में चीजें आप भरते हैं। ठीक है। मेल फीमेल के लिए रेडियो बटन्स होते हैं कि मेल या तो फीमेल दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं हम। ठीक है। तो इस तरीके से भरने के बाद और क्या करते हैं, ओके करते हैं, तो वो डेटा हमारे सर्वर पे जहां पे मैं रखना चाहता हूं वहां पे अपने आप चला जाता है। तो इससे मैंने आसानी से डेटा कलेक्ट कर लिया, आपका डेटा मेरे पास आ गया और हमेशा के लिए रिटेन रहेगा जब तक मैं उसको डिलीट नहीं करूंगा। तो ये फायदा होता है HTML फॉर्म का। गूगल फॉर्म इज द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है। कहता है राइट HTML कोड टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स मतलब क्या होता है, देखिए मैंने कहा रोल एक फॉर्म बनाया और रोल के सामने ये बॉक्स डाला ना, इसी को हम लोग टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। हमने यहाँ डाला नेम और इसके सामने एक बॉक्स बनाया, ये बॉक्स बनाया ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग वी टेल इट एज व्हाट, टेक्स्ट बॉक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। ठीक है। तो HTML फॉर्म्स आर यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, यानी HTML फॉर्म का यूज हम इनपुट लेने के लिए करते हैं यूजर से। दिस इज बेनिफिशियल, ये बेनिफिशियल है क्योंकि HTML फॉर्म्स कैन बी शेयर्ड ओवर वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, मैंने एक फॉर्म बनाया, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अच्छा आप लोग भी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, क्लास 10 IT का CS का सबका एक ग्रुप है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। तो मैंने एक फॉर्म बनाया, उसको मैंने अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप थे, जितने भी मेरे पास सोशल मीडिया थी, सबको बस उसमें लिंक शेयर कर देना है। जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे वो फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो भी डेटा आप भरिए और सबमिट कीजिए, वो डेटा मेरे पास पहुंच जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका होता है डेटा को कलेक्ट करने का। ठीक है। जैसे फीडबैक सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी वेबसाइट में जाएंगे ना फीडबैक होता है, जैसे फीडबैक पे क्लिक कीजिएगा ना तो टाइप योर फीडबैक, वहां पे टाइप करिए और सबमिट कीजिए, वो फीडबैक पहुंच गया जहां पहुंचना। ठीक है। नाउ तो दिस इज बेनिफिशियल एज HTML फॉर्म्स कैन बी शेयर्ड ओवर वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही है। ये बेनिफिशियल इसलिए होता है क्योंकि HTML फॉर्म्स को बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हम शेयर कर सकते हैं एंड यूजर में बी आस्क्ड टू फिल द फॉर्म, और यूजर से कह सकते हैं भैया आप फॉर्म भरिए। अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ HTML फॉर्म्स इज फीडबैक फॉर्म, है ना, जिसका यूज जनरली किस लिए किया जाता है, वेबसाइट्स पे किया जाता है। द कोड क्या होगा, अगर आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि फॉर्म क्या है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म/फॉर्म यूज करते हैं और किसी भी तरह का इनपुट लेने के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू लिखते हैं। तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट का मतलब क्या है कि हम ये टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं, तो ऐसा टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम भी हमें देना होता है, तो नेम इक्वल टू यू नेम, मतलब मान लीजिए यूजर नेम था, नेम इक्वल टू रोल दे दीजिए क्योंकि आपने रोल यहां बनाया है। तो इसका क्या हो, इसका नाम इसको रोल दिया, क्यों, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है ये जब हमें निकालना होगा तो इसके नाम से निकालना होगा। जो ये बॉक्स बनाया है इसको जो नाम हम देंगे उस नाम से, जैसे मुझे बुलाने के लिए आनंद, आपको बुलाने के लिए जो भी आपका नाम है वो। तो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 17, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं, ये भी 2 नंबर का है और यहाँ पे कोड दिया हुआ है। ठीक है। इस कोड को में जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको फिल करने हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18 में कि एन इनकम्प्लीट CSS कोड विद इन हेड एंड स्लैश हेड, हेड और स्लैश हेड के बीच में एक इनकम्प्लीट CSS कोड दिया हुआ है, कंप्लीट कीजिए। देखिए अब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है ये, कोई डिफिकल्ट नहीं है। स्टाइल और स्लैश स्टाइल के बीच में हम सारे स्टाइल्स एक साथ देते हैं, CSS का यही बेनिफिट है। बॉडी और डैश ब्लू, तो ब्लू क्या होता है बच्चा, बॉडी का बैकग्राउंड ब्लू हो सकता है, यही हो सकता है ना, बॉडी में तो टेक्स्ट नहीं होता, बॉडी का टेक्स्ट भी हो सकता है लेकिन बेसिकली क्या है, बीजी कलर। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, लाइन 1 में बीजी कलर, बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर। तो क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, हर लाइन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लाइन 1 है ना, उसका क्वेश्चन दिया हुआ है पेज बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर बोल रहा है, तो बैकग्राउंड कलर के लिए क्या होता है, बीजी कलर। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बीजी कलर ब्लू, हो गया, एक आधा नंबर आपको मिल गया। दूसरा यहाँ पे क्या है, पैराग्राफ शुरू हो रहा है और पैराग्राफ बंद हो रहा है, तो ग्रीन और डेटम डॉटम। ठीक है। तो देखिए बेसिकली ग्रीन क्या होगा, तो पैराग्राफ का फॉन्ट कलर हो सकता है, तो वही पूछ रहा है कलर ऑफ द पैराग्राफ टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट आप लिखेंगे उसका कलर ग्रीन होना चाहिए। तो यहीं पे पैराग्राफ का क्या देंगे हम, कलर, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, कलर। और जो थर्ड है वो क्या कहता है, फॉन्ट फैमिली, यानी कि किस तरीके से लिखा हुआ आएगा उसको क्या होगा, डॉटम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फॉन्ट डैश फैमिली। ठीक है, जो मैंने आंसर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बंद हो गया। उसके बाद क्या कहता है, लाइन 4 में, मतलब यहाँ पे जो ब्लैंक है उसमें कहता है द बिगेस्ट हेडिंग, तो बिगेस्ट हेडिंग के लिए क्या होता है, ऑब्वियसली H1 होता है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, H1 लिखेंगे, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन, बहुत आसान है, अगर आपने HTML CSS अच्छे से किया हुआ है तो ये आराम से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखो ये 18 था ना, ये 18 का A था, मतलब या तो आपको ये करना था और अगर वो नहीं आता है तो ये और भी ये करना था। क्या कहता है यहाँ पे, हेमंत अ क्लास 10 स्टूडेंट इज राइटिंग HTML कोड, यानी या तो आप CSS से कर लो तो आपको ठीक है, नहीं तो आप HTML से भी कर लो, यानी कि दोनों में ऑप्शन है। तो आपको ये भी अगर स्ट्रॉन्ग करके आ जाओगे तो भी आप मतलब जंग जीत सकते हो। तो कहता है क्या, हेमंत अ क्लास 10 स्टूडेंट इज राइटिंग HTML कोड टू क्रिएट ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। चलिए ठीक है,
फॉर अ वेबसाइट, तो कहता है HTML, ठीक है भैया, /HTML कह दिया, नहीं कोई बात नहीं, बॉडी बैकग्राउंड येलो हो जाएगा, ठीक है। H1 जब शुरू हुआ है तो ये सबसे आसान है, बिल्कुल नहीं भी पढ़ा होगा तो भी पता है कि जो शुरू होता है वो बंद होता है, मैक्सिमम टैग्स, ठीक है। तो /H1 से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन 1 के लिए आपका काम हो गया। उसके बाद पैराग्राफ शुरू हुआ और पैराग्राफ बंद हुआ। अब इस पैराग्राफ के अंदर फॉन्ट कलर रेड हो गया, साइज जो है वो क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये क्या होता है, ऑब्वियसली फॉन्ट का फेस होता है ना, फॉन्ट कलर, फॉन्ट देखिए फॉन्ट टैग है, उसमें कलर उसका एट्रीब्यूट है, साइज उसका एट्रीब्यूट है और फेस इसका एट्रीब्यूट है। फॉन्ट फेस मतलब किस टाइप, मतलब कौन सा राइटिंग का तरीका क्या होगा। देखिए इसका लिखने का तरीका अलग है और ये सब लिखने का तरीका अलग है, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉन्ट फेस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए यूएल और अनऑर्डर्ड लिस्ट शुरू हुआ है, ठीक है। यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट शुरू हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट बंद होगा ना, तो /UL होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ /UL नहीं होगा क्योंकि UL स्टार्ट हुआ है, इसलिए आपको /UL यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब UL और /UL के बीच में आप लिस्ट बना रहे हैं, तो LI से लिस्ट को क्रिएट किया, तो /LI से क्या करेंगे, उस लिस्ट को बंद भी तो करेंगे, राइट। खत्म हो गया, तो इतना आसान था ये, राइट। तो दिस इज CSS बेस्ड क्वेश्चन एंड दिस इज HTML बेस्ड क्वेश्चन, दोनों में आपको प्रोविजन दिया हुआ है, जो मर्जी वो कीजिए, राइट। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ये भी देखिए 2 मार्क्स क्वेश्चन है। राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन SMS एंड MMS। तो दोनों का जो फुल फॉर्म है वो पहला डिफरेंस हो गया कि SMS स्टैंड्स फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है, जबकि MMS का फुल फॉर्म होता है मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। तो शॉर्ट मैसेज सर्विस, अब एक और डिफरेंस है कि SMS जो होता है वो सिर्फ प्लेन टेक्स्ट मैसेज भेजना होता है आपको। अगर आपको टेक्स्ट मैसेज भेजना होता है तो आप किसको यूज करते हैं, SMS को, हेलो, हाउ आर यू, आई एम कमिंग, इस तरह के मैसेजेस को हम लोग SMS कहते हैं। जबकि MMS मतलब ऑडियो वीडियो भेजना हो, यानी MMS इज यूज्ड फॉर सेंडिंग मल्टीमीडिया मैसेजेस, ठीक है, लाइक ऑडियो वीडियो इमेजेस। तो इसके लिए हम किसको यूज करते हैं, MMS को यूज करते हैं। दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। अब यहां से शुरू होता है आपका सेक्शन C। So till here it was what, section B, and now we will move forward to section C. सो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।